Hello students, now let's take up the last four interactions of chapter 13. जिन बच्चों का लॉगिन नहीं हो पाया था या जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं फॉर देम इट इज़ देयर सो इन दिस क्योंकि हमने बहुत सारी इमेजेस यूज़ किए तो हमें रेफरेंसेस देना पड़ेगा. वी हैव यूज्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वी हैव यूज्ड आई हैव यूज्ड गूगल इमेजेस और जो भी इनके कॉपीराइट्स हैं दे बिलोंग टू देयर रेस्पेक्टिव आईपी ओनर्स. आई हैव यूज देम ओनली फॉर टीचिंग पर्पस. तो जैसे प्रिडेशन इंटरेक्शन है, इसके साइंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव. प्रिडेशन का एग्जाम्पल आपने प्रिडेटर प्रे ये टर्म छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं. जैसे टाइगर है, टाइगर इज किलिंग अ डियर, तो यहाँ पे टाइगर जो लार्ज एनिमल है दैट विल बी कॉल्ड अ प्रिडेटर एंड द स्मॉल एनिमल विच इज़ बीइंग किल्ड बाय द टाइगर दैट विल बी कॉल्ड प्रे. तो टाइगर इज़ द प्रिडेटर, डियर इज़ द प्रे. तो ये वाली जो इंट्रैक्शन है जिसमें लार्ज एनिमल स्मॉल एनिमल को किल कर रहा है फॉर गेटिंग फूड दैट विल बी कॉल्ड प्रिडेशन. तो जब भी हम प्रिडेटर्स का एग्जाम्पल देखते हैं हमारे माइंड में टाइगर, लॉयन, लेपर्ड ऐसे लार्ज एनिमल्स का ही ध्यान आता है. वी ओनली थिंक अबाउट देम. बट प्रिडेशन में और भी एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे कोई प्लांट है और उस प्लांट के कोई इंसेक्ट कंज्यूम कर रहा है. सो इन दिस केस द इंसेक्ट विल बी द प्रिडेटर एंड दैट प्लांट विल बी द प्रे. तो जब भी आप प्रिडेटर प्रे सोचोगे तो टाइगर लॉयन को नहीं सोचना. इस टाइप की इंट्रैक्शंस भी प्रिडेशंस के अंडर आती हैं. अगर कोई इंसेक्ट है एंड इट इज़ कंज्यूमिंग अ प्लांट दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड अंडर प्रिडेशन. तो नाउ वी हैव टू डिस्कस कि प्रिडेशंस के बेनिफिट क्या क्या हैं. फर्स्ट बेनिफिट तो यही है दैट इट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन ट्रोफिक लेवल टू दी अदर. जैसे अगर हम डियर और टाइगर वाला एग्जांपल ले लें, आपने आई थिंक 10% एनर्जी लॉस स्टडी किया है कि एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है. तो अगर डियर में 100 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट है एंड वंस द टाइगर इज ईटिंग द डियर 10 किलो कैलोरी एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ टाइगर. तो प्रिडेशन एक मेथड है एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए. ओके, देन इट कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. अगर प्रिडेटर्स नहीं होंगे तो प्रे की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी. जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो सहारा डेजर्ट है, अगर आपने उसकी स्टोरी कभी पढ़ी होगी. आज से बहुत ईयर्स पहले जो सहारा डेजर्ट था इट यूज टू बी अ वेरी लश ग्रीन फॉरेस्ट. उसमें पूरा प्लांट्स थे, एवरीथिंग वाज देयर. तो वहाँ के जो ट्राइबल किंग थे ही ऑर्डर्ड, उनको ये लगता था कि जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं, लॉयन है, टाइगर है, leopard है, they are very cruel because they are killing animals like deers and other. तो उन्होंने अपने जितने भी उनके अंडर सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर दिया कि इस एरिया में जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, उनको आप किल कर दो एंड सो दैट दी स्मॉल एनिमल्स कैन लिव पीसफुली. बट जब आप सारे लार्ज एनिमल्स को किल कर दोगे, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं अगर उनको किल कर दोगे, तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी बिकॉज देर इज़ नो वन नाउ टू किल देम. सो नाउ देयर पॉपुलेशन विल बिकम अनकंट्रोल्ड. तो धीरे धीरे जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होता चला गया. दे स्टार्टेड ईटिंग ऑल द ग्रास एंड ऑल द स्मॉल प्लांट्स विच वर प्रेजेंट इन द एयर. सॉइल इरोजन बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो जो एरिया था वो चेंज होना स्टार्ट हो गया फ्रॉम अ फॉरेस्ट इनटू अ डेजर्ट. तो प्रेडेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर प्रेडेटर्स किसी एरिया में नहीं होंगे तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी. तो दीज आर द टू बेनिफिट्स ऑफ प्रिडेशन. उसके बाद हमें इसमें क्लासिकल एग्जाम्पल पढ़ना है. एक टेक्निक हमें पढ़नी है विच इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड. कि अगर मान लो कोई प्लांट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एंड वी वांट टू गेट रिड ऑफ दैट प्लांट, हम कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं डालना चाहते, उस केस में हम उस प्लांट का जो नेचुरल प्रिडेटर है, जो इंसेक्ट है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग दैट प्लांट. तो ये टेक्निक हमने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ हुई है प्रिकली पियर कैक्टस में. प्रिकली पियर कैक्टस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का प्लांट नहीं है. अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने अंदर इम्पोर्ट कराया था बिकॉज इस प्लांट के ऊपर एक ऐसा इंसेक्ट रहता है जिसको यूज़ करके एक रेड कलर की डाई प्रिपेयर हो सकती है विच इज़ कॉल्ड कोकीनियल डाई. रेड कलर की डाई है. एक्चुअली ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारा अर्ली 19th century है. उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी की जो ड्रेस होती थी, यूनिफॉर्म होती थी सोल्जर्स की, वो रेड कलर की होती थी. रेड कलर उस टाइम में सिंबलाइज करता था पावर. तो ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो वांटेड कि उनके सोल्जर्स की यूनिफॉर्म में या बाकी जगह वो लोग भी रेड डाई यूज़ करें. और उस टाइम पे रेड डाई का जो सोर्स था वो ये ही इंसेक्ट था, कोकीनियल, जो कि प्रिकली पियर कैक्टस के ऊपर ग्रो करता है. तो उन्होंने इस कैक्टस प्लांट को इम्पोर्ट कराया. दे स्टार्टेड ग्रोइंग दिस प्लांट सो दैट वो इस इंसेक्ट को ग्रो कर सकें एंड फ्रॉम दैट इंसेक्ट दे वांटेड टू टेक आउट दिस डाई. तो ये जो रेड कलर की डाई है, अगर हम इसमें वाटर या बाकी चीज़ें
डिफरेंट प्रपोर्शंस में मिक्स करेंगे तो पिंक शेड और बाकी लाइट रेड बहुत अलग अलग टाइप के शेड्स भी ऑब्टेन हो सकते हैं. सो फॉर दैट दे स्टार्टेड ग्रोइंग दिस प्रिकली पियर कैक्टस, बट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ये जो प्रिकली पियर कैक्टस था ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्प्रेड हो गया. इट स्टार्टेड क्रिएटिंग ट्रबल. ये वो इंसेक्ट है जिससे कि वो रेड आई आइसोलेट करते थे. इंसेक्ट को जब क्रश करते हैं इसके लार्वे को, तो फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग द रेड आई. तो नाउ दैट प्लांट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर तो था ही नहीं, कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं था जो उसको इसकी लीफ को खाता है या उसके प्लांट पार्ट्स को कंज्यूम करता है. तो धीरे धीरे जो प्रिकली पियर कैक्टस है, it became a weed, a very serious problematic weed in Australia, and it started spreading in various parts. So उसको कंट्रोल करने के लिए फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने पूरा एक कमेटी बनाई जिसमें फेमस बॉटनिस्ट थे कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. फिर उन्होंने अमेरिका से जो उसका नेचुरल प्रेडेटर था, ये वाला जो मॉथ है, इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया. इस मॉथ के जो भी एग्स थे वो फार्मर्स को या लार्वे जो थे फार्मर्स को सप्लाई किए, एंड देन दिस इंसेक्ट स्टार्टेड ईटिंग द लीव्स ऑफ द प्रिकली पियर कैक्टस. और फिर धीरे धीरे प्रिकली पियर कैक्टस की जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में कंट्रोल हो गई. सो दिस टाइप ऑफ मेथड जिसमें हमने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं की, कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं किया, हमने सिंपली प्लांट का जो नेचुरल प्रेडेटर है उसको यूज़ करके प्लांट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है. दिस टेक्निक विल बी नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड. उसके बाद इसमें एक और एग्जाम्पल भी है जो अभी हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया था ना कि प्रेडेटर्स अपनी प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं. उसी का एक एग्जाम्पल और आपकी बुक में मेंशन है. पाईएस्टर का मेंशन है. ओके. और एक आपका मेंशन है इनवर्टिब्रेट्स का. पाईएस्टर एक स्टारफिश है. ये जो स्टारफिश है ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को खाती है. तो पाईएस्टर स्टारफिश इज द प्रेडेटर, इनवर्टिब्रेट्स आर द प्रे. तो अगर आप प्रेडेटर को रिमूव कर दोगे तो धीरे धीरे प्रे की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. एंड बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग तो उनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ड्यू टू दैट नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट गेटिंग एक्सटिंक्ट. अगर उनको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो फूड शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट दे विल स्टार्ट गेटिंग एक्सटिंक्ट. तो प्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट प्रिडेशन प्रे की जो पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है. उसके बाद प्रेडेटर और प्रे पैरेलली चेंज होते हैं. दोनों में हमेशा को एवोल्यूशन होगा. को एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो प्रेडेटर है इट वांट्स टू हार्म द प्रे. वो जो भी प्रे है उसको कैप्चर करना चाहता है, उसको किल करना चाहता है, हार्म करना चाहता है. प्रे वांट्स कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं सो दैट इट शुड बी एबल टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर. तो दोनों साइड बाय साइड चेंज हो रहे हैं, दोनों में साइड बाय साइड एवोल्यूशन हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन विल बी नोन एज को एवोल्यूशन. तो अब हमें प्रे की कुछ स्ट्रैटेजी स्टडी करनी है जिसको यूज़ करके प्रे अपने आप को प्रेडेटर्स से सेव करते हैं. तो इसमें सबसे पहला जो हमें एग्जांपल लेना है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कैमोफ्लेजिंग. कैमोफ्लेजिंग आपको पता ही है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जैसे गार्डन लिजर्ड होता है, कमेलियन है, गिरगिट आपने देखा होगा. जिस भी बैकग्राउंड में है उसी टाइप का उसका कलर चेंज हो जाता है. काफ़ी कलर वो अपना चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन बैकग्राउंड. सेम कलर अगर इंसेक्ट का है, लिजर्ड का है, सेम बैकग्राउंड का कलर है, तो बर्ड्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी. बर्ड्स विल नॉट बी एबल टू ईट दैट. तो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग कि बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म की शेप साइज हो सकती है या कलर चेंज हो सकता है. तो इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ दिस लीफ इंसेक्ट. तो आप देखो ये वाला जो इंसेक्ट है ये एक्चुअली हमारी लीफ नहीं है, ये प्रॉपर एक इंसेक्ट है. ये वाला तो बिल्कुल देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई ड्राई लीफ है, बट इट्स नॉट अ लीफ, इट इज़ एन इंसेक्ट. ड्राई लीफ इंसेक्ट है. ये भी आपका इंसेक्ट है. ये भी जो ऊपर बना हुआ है ये इंसेक्ट है. पीछे आपकी लीफ है. तो देखो बिल्कुल लीफ के जैसा ही मैच कर रहा है, मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड में. तो बर्ड्स इस इंसेक्ट्स को इजीली नहीं ढूंढ पाएंगी. बर्ड्स विल नॉट बी एबल टू ईट देम. तो यहाँ पे इंसेक्ट प्रे है, बर्ड उसकी प्रेडेटर है. एंड बिकॉज इट हैज़ डन कैमोफ्लेजिंग तो ये अपने प्रेडेटर से अपने आप को सेव कर सकता है. उसके बाद वी हैव द अडेप्टेशन ऑफ बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई. ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है, बर्ड्स इसको बहुत किल करती हैं. तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट इट हैज़ डन इज़ कि जब ये बटरफ्लाई लार्वल स्टेजेस में होती है, कैटरपिलर स्टेज में होती है, उस टाइम पे ये कुछ पॉइजनस वीड्स को इट कीप्स ऑन ईटिंग देम और अपनी बॉडी के आउटर स्किन लेयर्स में पॉइजन को स्टोर करता रहता है. तो ये जो पॉइजन है ये बटरफ्लाई को नहीं किल करेगा, बट ये पॉइजन उसकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा. व्हेन एनी बर्ड विल ट्राई टू ईट दिस
तो बर्ड्स को दो हार्म हो रहे हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स आर ऑल्सो माइल्डली पॉइजनस। तो बर्ड्स धीरे धीरे ये लर्न कर जाती हैं कि वी आर नॉट सपोज टू ईट दिस बटरफ्लाई, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है और इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं विच माइट हार्म अस। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड बाय द प्रे। उसके बाद अब हमें प्लांट्स में डिस्कस करना है। प्लांट्स के प्रेडेटर्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, बिकॉज वी नो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो फाइटोफेगस हैं। इंसेक्ट्स के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, फाइटोफेगस। ओके, फाइटो वर्ड रेफर्स टू प्लांट, फेगस मीन्स ईटिंग। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट के पार्ट्स को ही कंज्यूम करते हैं, उसका स्टेम, लीफ, फ्रूट। अलग अलग इंसेक्ट्स जो हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को अटैक करते हैं, तो दे आर ईटिंग द प्लांट पार्ट और द प्लांट सैप। तो अपने आप को इंसेक्ट से बचाने के लिए, या जो ग्रेजिंग एनिमल हैं, काऊ है, बफेलो है, गोट है, दो एनिमल्स प्लांट्स को मेनली हार्म कर रहे हैं, इंसेक्ट्स और ग्रेजिंग एनिमल। उन तो प्लांट्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स एंड ग्रेजिंग एनिमल, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो इसमें सबसे पहला जो अडेप्टेशन है दैट इज़ द अडेप्टेशन ऑफ कैलोट्रोपिस। आपने प्लांट देखा होगा, रोड साइड पे बहुत लगा होता है ये वाला प्लांट। और ये जो कैलोट्रोपिस प्लांट है, ये इसके फ्लावर्स हैं, ये इसका फ्रूट है। आपने देखा होगा ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का सर्कुलर फ्रूट है। जब ये फ्रूट पूरा साइज में लार्ज हो जाएगा, बर्स्ट हो जाता है, उसके अंदर ऐसे सीड्स निकलते हैं जिसके ऊपर वाइट कलर के थ्रेड्स हैं। जब इसका सीज़न होता है, आपने एयर में कई बार देखा भी होगा, मूव करते हुए नज़र आ जाते हैं ग्राउंड्स वगैरह में। तो ये इसके सीड्स हैं, और ये जो कैलोट्रोपिस है, अगर हम इसके स्टेम को बीच में से ब्रेक करेंगे तो इसमें से एक मिल्की लेटेक्स जैसा निकलता है। और ये जो मिल्की लेटेक्स है, इसमें माइल्ड पॉइजन प्रेजेंट है, इट इज़ माइल्डली पॉइजनस। और जो केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट केमिकल इज कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड वो केमिकल है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड पॉइजन है, जो पहले टाइम पे आयुर्वेदा वगैरह में तो इसका जो कॉमन हिंदी नेम है वो है आक। जैसे शिवरात्रि वगैरह पे धतूरा वगैरह के फ्लावर्स चढ़ते हैं, ऐसे ही इसके भी फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं कई लोग वर्शिपिंग में, लॉर्ड शिवा की वर्शिपिंग में यूज़ करते हैं। कुछ लोग जैसे तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं, आँख का प्लांट भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, मैनी पीपल ग्रो इट इन देयर होम्स ऑल्सो। वहाँ पे वो वाइट कलर वाला लगाते हैं, ये तो वाइल्ड वेराइटी है जिसके पर्पल फ्लावर है, वहाँ पे वो वाइट वेराइटी लगाते हैं जो कि कल्टिवेटेड वेराइटी है। इसका कॉमन नेम है आँख। तो जितनी भी पुरानी आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, उसमें इसका जो लेटेक्स है वो बहुत यूज़ किया जाता था फॉर वेराइटी ऑफ डिजीज़। जो भी इसके अंदर से मिल्की लेटेक्स है उसको हम डाइल्यूट कर लेते थे। 1 पार्ट हमने लिया मिल्की लेटेक्स ऑफ प्लांट का, 19 पार्ट्स लिया वाटर का, दोनों को मिक्स कर दिया, बहुत ज़्यादा हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। तो जो छोटे बच्चों के पेट में वर्म्स हो जाते हैं, स्कैरिस वगैरह हो जाते हैं, उसको किल करने के लिए ये डाइल्यूटेड फॉर्म में देते थे। अगर किसी को पैरों में जॉइंट्स वगैरह में पेन हो रहा है, कहीं पे चोट लग गई है, तो उसको हम लगा देते थे, क्योंकि इसमें इंसेक्ट किलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पुराने ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो इसके जो लेटेक्स है उसको हम यूज़ भी करते हैं। लेकिन अगर ये लेटेक्स किसी की आइज़ वगैरह में चला जाए तो आइज़ में बहुत ज़्यादा इचिंग कर सकता है, ज़्यादा चला जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो अगर आप कभी इस प्लांट को टच करते हो और इसका मिल्की लेटेक्स आपके हैंड्स पे लग जाता है, तो यू शुड वॉश योर हैंड्स विद वाटर विद सोप। ओके, और भी बहुत सारे प्लांट्स जो है वो मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं वो अपने अंदर थॉर्न्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ताकि जो भी ग्रेजिंग एनिमल है वो उनको ज़्यादा डैमेज ना करे। कुछ प्लांट्स तो अपने अंदर आंट्स या टर्माइट्स को अलाउ कर देते हैं कॉलोनीज़ बनाने के लिए। कुछ प्लांट्स के ऊपर आंट्स या टर्माइट्स अपनी कॉलोनीज़ बनाती हैं। तो जिस प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा आंट्स टर्माइट्स होंगी तो ग्रेजिंग एनिमल उस प्लांट को नहीं खाएगा। सो दैट इज़ हाउ द प्लांट्स आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ओके, so with this we have finished the first adaptation, that was predation, जिसके साइन है पॉजिटिव, नेगेटिव। प्रेडेटर को बेनिफिट हो रहा है एसोसिएशन में, तो उसके लिए साइन पॉजिटिव है। और जो प्रे है उसको डैमेज हो रहा है, उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, सो उसके लिए साइंस हो जाएगा नेगेटिव। Then we have to discuss about one more interaction, that is called competition. Competition में what is happening कि दो टाइप, जैसे competition का सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। competition आपको पता ही है, लेट्स से कि टॉर्टोइज है और गोट्स हैं, ठीक है, दोनों आपको पता है हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर ईटिंग प्लांट पार्ट्स। तो अगर दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, मींस बोथ ऑफ देम आर कंपीटिंग फॉर द फूड, तो वो इंटरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। और नेगेटिव दिस इंटरेक्शन विल बी कॉल्ड कंपटीशन, और उसके साइंस हो जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव, दोनों के लिए हार्मफुल है।
बिकॉज अगर कोई भी दो स्पीशीज़ फूड के लिए compete कर रही हैं, दोनों के लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो दोनों के लिए साइंस हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव। अब इसमें इंटरेक्शन जो कंपटीशन है दैट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर वर्ड का मतलब होता है बिटवीन, तो अगर दो अलग अलग स्पीशीज हैं एंड दे आर competing फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, देन दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी नोन एज इंटर स्पेसिफिक। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया टॉर्टोइज गोट वाला, वो आपका इंटर स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। ओके, दो अलग अलग स्पीशीज जो हैं फूड के लिए compete कर रही हैं। इंट्रा स्पेसिफिक का मीनिंग होता है, इंट्रा वर्ड का मीनिंग होता है विद इन। अगर सेम स्पीशीज के अंदर फूड को लेके कंपटीशन है, जैसे एक फॉरेस्ट है उसमें सिर्फ गोट्स ही प्रेजेंट है एंड वन गोट इज कम्पीटिंग विद द अदर, तो अगर गोट गोट में फूड को लेके कंपटीशन हो रहा है, देन दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि दोनों टाइप के कॉम्पिटिशन्स में से ज़्यादा सिवियर कौन सा होगा, आंसर हैज़ टू बी इंट्रा स्पेसिफिक। जो सेम स्पीशीज़ के एनिमल हैं, सबका शेप साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल है, उनका फूड भी एक जैसा ही वो खाते हैं, तो उस केस में ज़्यादा कॉम्पिटिशन सिवियर हो जाएगा। अब इस टॉपिक में हमें एक लॉ भी स्टडी करना है, दैट इज गॉजेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। फिजिक्स वाला नहीं है, ये बायो का लॉ है। इस लॉ में व्हाट दिस लॉ इज सेइंग कि अगर दो स्पीशीज़ हैं और वो आपस में compete कर रही हैं फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि जो स्पीशी ज़्यादा सुपीरियर है, अभी इसका मीनिंग हम समझेंगे, दैट स्पीशी विल बी एबल टू सर्वाइव, और जो स्पीशी इन्फीरियर है, धीरे धीरे वो इन्फीरियर स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब इस लॉ को सपोर्ट करने के लिए भी एग्जाम्पल है, मतलब इसके फेवर में भी हमें नेचर में एग्जाम्पल्स मिलते हैं, बट नेचर में कुछ एग्जाम्पल्स हमें इसके अगेंस्ट में भी नज़र आते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस बोथ द टाइप ऑफ एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉर्टोइज और गोट्स। गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर एक स्टडी हुई थी। ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वाडोर, साउथ अमेरिका कंट्री के पास सिचुएटेड हैं। वहाँ पे एक स्टडी हुई थी जिसमें दे वर ट्राइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन टॉर्टोइज एंड गोट्स। आपको पता है गोट्स बहुत स्पीड से मूव करती हैं, उनका साइज़ भी टॉर्टोइज से बड़ा है, तो वो थोड़ा सिर्फ ग्राउंड के ऊपर जो ग्रास है वही नहीं खाती, जो छोटे बुशी प्लांट्स हैं वहाँ से भी फूड ले सकती हैं, दे कैन मूव एट अ हाई स्पीड। तो गोट्स इस केस में सुपीरियर हो जाएंगी। जो टॉर्टोइज हैं वो तो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, जो ग्राउंड पे ग्रास है बस वही खा सकते हैं, बुशी ग्रास से ज़्यादा नहीं ले सकते फूड के लिए। तो इस केस में जो टॉर्टोइज है वो आपकी इन्फीरियर स्पीशीज़ हो गई। तो आफ्टर 5 years व्हाट दे हैड फाउंड इज़ कि जब दोनों स्पीशीज़ compete करती रहेंगी, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे टॉर्टोइज जो हैं उस एरिया से एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट फूड इन द प्रेजेंस ऑफ गोट। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इस लॉ को फेवर करता है कि सुपीरियर स्पीशीज़ तो सर्वाइव हो रही है, बट जो इन्फीरियर स्पीशी है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उसके बाद एक और भी एग्जाम्पल है, दैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर बार्नेकल। ये बार्नेकल की पिक्चर है। बार्नेकल इज़ एन आर्थ्रोपोड एनिमल, ओके, और इसमें दो टाइप के होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर। तो जो लार्जर बार्नेकल है वो सुपीरियर है बिकॉज उसका साइज़ लार्ज है, उसकी मूवमेंट स्पीड बेटर है। स्मॉलर वाला जो होगा लार्जर के प्रेजेंस में इन्फीरियर हो जाएगा। तो जब दोनों आपस में compete कर रहे हैं, इन दैट केस धीरे धीरे जो स्मॉलर बार्नेकल्स हैं वो उनका नंबर्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दे विल start becoming extinct. Only the larger barnacle will be able to survive. So this type of example again supports the principle. बट एक एग्जाम्पल ऐसा है जहाँ पे ये लॉ हमारा फेल हो जाता है। अब चैप्टर 7 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज हम चैप्टर 7 में ये वाला एग्जाम्पल पढ़ते, रिसोर्स पार्टिशनिंग का। कुछ बर्ड्स थी जो डार्विन्स ने डिस्कवर की थी, एंड दीज बर्ड्स आर नोन एज डार्विन फिंचेस। ठीक है, ये जो डार्विन फिंचेस है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं। एक्चुअली ये जो स्टडी की गई थी दिस वाज डन ऑन एन आइलैंड। तो ये बर्ड्स उस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकती थी फॉर गेटिंग देयर फूड। तो अगर सारी बर्ड्स की बीक एक जैसी होगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो व्हाट दे हैड डन इज़ कि धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इन्होंने अपनी बीक शेप और साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर ली है। जैसे जिस बर्ड की बीक साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी वो हार्ड सीड्स को भी ईजिली क्रश करके खा सकती है। जिसका थोड़ा सा और लार्ज है, इसमें तो 4 ही दिखाए हैं, और भी होती हैं, अगर किसी की बीक थोड़ा और लार्ज है तो वाटर में से इंसेक्ट्स को फिल्टर करके द बर्ड विल बी एबल टू कंज्यूम। किसी की मीडियम साइज़ है तो वो प्लांट की बार्क में से इंसेक्ट्स निकाल सकता है।
तो ऐसे सब ने अपना बीक शेप और साइज़ जो है वो अलग अलग कर लिया, सबका बीक शेप साइज़ अलग हो जाएगा, तो वो अलग अलग एरिया से फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंग्स देमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग अमंग्स देमसेल्फ, उन्होंने रिसोर्स पार्टिशनिंग कर ली, मतलब जितना भी फूड उनके पास अवेलेबल था वो फूड उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया। और जब उन्होंने फूड को पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो सबको फूड मिलेगा, कोई कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंड एवरी स्पीशी विल बी एबल टू सर्वाइव। ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्वाइव होगी बाकी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बिकॉज सब ने अपना बीक शेप और साइज़ काफ़ी डिफरेंट कर लिया है, एंड दे आर एबल टू गेट द फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो फूड को उन्होंने डिवाइड कर लिया, रिसोर्सेज को डिवाइड कर लिया, एंड ऑल ऑफ देम कुड सर्वाइव। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, दिस इज अगेंस्ट दैट लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अब इस इंट्रैक्शन में हमारा एक और पॉइंट रह गया है, लास्ट पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था गोट और टॉर्टॉइज वाला, वही एग्जाम्पल हमको दोबारा लेना है। ओके, नाउ इन दिस केस इमेजिन कि वी आर हैविंग दिस एरिया जिसमें गोट्स और टॉर्टॉइज दोनों प्रेजेंट है। तो जब गोट्स और टॉर्टॉइज दोनों एक साथ एक एरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो टॉर्टॉइज गेट्स स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द गोट्स, और वो सर्टेन एरिया में ही लिमिट हो जाएंगे, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे गोट्स नहीं आती, उसी एरिया में वो रहते हैं, बाहर ज़्यादा नहीं निकलेंगे, पूरा जो एरिया है उसको एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे, उसको यूज़ भी नहीं करेंगे फॉर फाइंडिंग फूड। तो वहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टर्म मेंशन है, फॉरेजिंग एक्टिविटी। फॉरेजिंग एक्टिविटी, फॉरेजिंग वर्ड का मतलब होता है फाइंडिंग फूड। तो ये जो टॉर्टॉइज है ये पूरा एरिया फॉरेजिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि दे आर गेटिंग स्केयर्ड बिकॉज ऑफ गोट्स, तो ये सर्टेन एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो गए, बस वहीं से अपना फूड ले रहे हैं, पूरा एरिया एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे फॉर फाइंडिंग द फूड। अगर हम इस एरिया में से गोट्स को हटा देते हैं, इफ़ वी आर रिमूविंग ऑल द गोट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस एरिया, तो धीरे धीरे उनका जो दे वर स्केयर्ड वो धीरे धीरे चला जाएगा। नाउ दे विल स्टार्ट मूविंग थ्रू आउट दिस एरिया, अब इस पूरे एरिया में वो मूव करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फॉर फाइंडिंग द फूड। सो नाउ दिस प्रोसेस विल बी नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज, मतलब जैसे ही हमने उनके कॉम्पिटिटर को हटा दिया, तो अब वो पूरे एरिया को यूज़ करेंगे फॉर फॉरेजिंग, फॉर फाइंडिंग द फूड। सो आई थिंक विद दिस वी हैव फिनिश द इंट्रैक्शन। हमने इसके जितने भी पॉइंट्स थे, वी हैव डन ऑल द पॉइंट्स। तो एक बार इसको आप रीड कर लेना। Now let's take up one more interaction, that is the interaction of parasitism. Parasites आपको पता ही है, which take their food from living organism or host. तो parasites में जो example है, जैसे let's take the example, एनिमल्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टेप वर्म है, इट इज़ प्रेजेंट इन साइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन्स, तो टेप वर्म पैरासाइट हो जाएगा, इट इज़ गेटिंग फूड, तो उसके लिए इंट्रैक्शन पॉजिटिव है। और जो होस्ट है जिसके साथ वो अटैच्ड है उसको वो हार्म कर रहा है, इट इज़ गेटिंग हार्म बिकॉज इट इज़ टेकिंग फूड फ्रॉम दैट, तो उसके लिए साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो पैरासिटिज्म में जो सिम्बल्स हम यूज़ कर रहे हैं दे विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पैरासाइट will be the is the organism which is taking food from some other living organism, तो जिस organism से parasite food obtain कर रहा है that will be known as host। उसके बाद फिर इसमें एक point है जो NCERT में 4 points के form में mention है, ये standard 2 marker question है, that you have to write the adaptations of parasites, कि parasites में क्या क्या special features या adaptations present है। तो जितने भी parasites हैं, अगर हम वही tapeworm वाला example ले रहे हैं because it lives inside the human body, वहाँ पे एकदम डार्क एरिया है, कोई लाइट तो प्रेजेंट नहीं है, तो आईज हुई या वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम किस लिए रिक्वायर्ड होता है, टू फाइट अगेंस्ट थ्रेट्स, तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम उसका उतना वेल डेवलप नहीं होगा, आईज उसकी वेल डेवलप नहीं होंगी, तो सेंस ऑर्गन्स जितने भी पैरासाइट्स हैं स्पेशली एंडो पैरासाइट्स हैं उनके वेल डेवलप्ड नहीं होते। देन वी हैव सेकेंड पॉइंट कि जो भी हमारे पैरासाइट्स हैं दे विल बी हैविंग अडेसिव सकर्स और हुक्स। सकर्स जैसे लीच वगैरह में होते हैं, फ्रंट और लास्ट पार्ट दोनों पर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सकर दे कैन क्रिएट अ माइल्ड वैक्यूम लाइक थिंग, और उससे वो होस्ट की बॉडी के साथ बहुत टाइटली अटैच हो जाते हैं, जल्दी से रिमूव नहीं होते। हुक्स जो होंगे वो ऐसे शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, विद द हेल्प ऑफ हुक्स ऑल्सो दे कैन अटैच टू द बॉडी ऑफ होस्ट। तो चाहे पैरासाइट बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, उसमें हुक्स या सकर्स ज़रूर होते हैं सो दैट इट कैन अटैच विद द बॉडी ऑफ होस्ट। देन नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड अडेप्टेशन, कि जितने भी पैरासाइट्स हैं मोस्टली, अगर एंडो पैरासाइट्स की हम बात कर रहे हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं,
उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना वेल डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडिली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं. जैसे अगर हम टेपवर्म का एग्जांपल ले रहे हैं, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको फूड डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ एब्जॉर्बिंग रेडीमेड डाइजेस्टेड फूड. तो वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होगा या नॉट सो वेल डेवलप्ड. देन वी हैव टू डिस्कस द फोर्थ अडेप्टेशन, कि जितने भी हमारे पैरासाइट्स हैं दे विल बी हैविंग हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मीन्स उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, क्योंकि जितने भी पैरासाइट्स हैं उनमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं. अगर आप जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपका शीप लिवर फ्लूक है उसमें बहुत सारी पैरासिटिक स्टेजेस, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं. तो लार्वल स्टेजेस अगर ज़्यादा हैं तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के चांसेस कम होते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए they have a very well developed reproductive system and they can lay a very huge number of eggs at the same time, because they know very well कि chances of survival are very less. उसके बाद अब हमें पैरासाइट्स की कैटेगरी डिस्कस कर लेनी चाहिए कि दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. एक्टो वर्ड एज यू नो मीन्स आउटसाइड. तो अगर कोई भी ऐसा पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी के आउटर सरफेस पर अटैच्ड है, मीन्स बाहर ही अटैच्ड है, बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, दिस टाइप ऑफ पैरासाइट विल बी नोन एज एक्टोपैरासाइट्स. जैसे ह्यूमंस में हमारे हेड में लाइस हो जाती है तो ये एक्टोपैरासाइट है. देन अगर हम डॉग्स की बात करें, डॉग्स में टिक्स वगैरह हो जाते हैं, ये एक्टोपैरासाइट है. लीच अगर बॉडी के साथ अटैच हो गई, बाहर ही अटैच होती है, बॉडी के अंदर तो जाती नहीं है, दिस इज ऑल्सो एन एक्टोपैरासाइट्स. ऑन द अदर हैंड वी हैव एंडोपैरासाइट. नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स. एंडो मीन्स विद इन या इनसाइड. तो अगर कोई ऐसा पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, which is present inside the body of host, then that type of parasite will be known as endoparasite. जैसे tapeworm है, we know tapeworm is present inside our body, so it has to be endoparasite. एस्कैरिस है, ये हमने चैप्टर 8 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो एंडोपैरासाइट है. देन लिवर फ्लूक्स वगैरह होते हैं कुछ एनिमल्स में, तो लिवर फ्लूक विल ऑल्सो बी एन एंडोपैरासाइट. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स. उसके बाद इसमें देखो ह्यूमन लिवर फ्लूक मेंशन है. ये जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है ये दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. वन इज़ दी स्नेल एंड द अदर वन इज़ दी फिश. ठीक है, स्नेल और फिश के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करेगा. सो ये कई बार MCQ क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट आर द टू होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, जिसमें कि ह्यूमन लिवर फ्लूक अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. तो उसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं स्नेल एंड फिश, एंड आफ्टर दैट अल्टीमेटली इट विल बी इन्फेक्टिंग द ह्यूमंस. Then we have last concept in this type of interaction, that is the concept of brood parasitism. जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, आपने सुना भी होता है कि जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट कभी नहीं बनाती, क्रो के नेस्ट में ही अपने एग्स को लेकर देती है, क्योंकि उसके कोयल के जो एग्स का शेप और साइज़ है वो क्रो के साथ बिल्कुल मैच करता है. तो वो क्रो के नेस्ट में ही अपने एग्स को छुपा देती है. तो क्रो, जो फीमेल क्रो है, जब वो अपने एग्स को इंक्यूबेट करेगी, साथ में कोयल के जो एग्स हैं वो भी इंक्यूबेट हो जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ पैरासिटिज्म, जिसमें वो उसके ब्रूड को, उसके नेस्ट को यूज़ कर रही है, दूसरी स्पीशी की फीमेल्स को इनडायरेक्ट वे से हेल्प ले रही है फॉर इंक्यूबेटिंग एंड हैचिंग इट्स एग, दैट विल बी कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म. अब इस टॉपिक में बस एक लास्ट, एक छोटा सा लाइन में जब आप रीड करोगे इस टॉपिक को, तो एक क्वेश्चन NCERT बुक में मेंशन्ड है कि जो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो है, हम उसको पैरासाइट क्यों नहीं कंसीडर कर सकते. एक्चुअली फीमेल एनाफिलस मस्कीटो इज ऑल्सो सकिंग ब्लड, मेल तो नहीं करते हैं, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो ब्लड सक करते हैं. तो जो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो है हम उसको टोटल पैरासाइट नहीं मानेंगे, कंप्लीट पैरासाइट नहीं. एक्चुअली जो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो है वो थोड़े से टाइम के लिए ह्यूमंस की बॉडी के साथ अटैच होती है इंटरवल्स पे फॉर सकिंग द ब्लड, पूरा टोटल टाइम अटैच नहीं है, ज़्यादा कोई डैमेज नहीं करता. एक सिंगल मस्कीटो, ह्यूमन बॉडी साइज़ बहुत लार्ज है, सिंगल अगर मस्कीटो होगा तो ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा हार्म भी नहीं कर सकता. सो दिस टाइप ऑफ पैरासाइट जो ज़्यादा टाइम के लिए होस्ट के साथ अटैच नहीं होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अटैच है, दिस विल बी कॉल्ड इंटरमिटेंट पैरासाइट.
तो वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे उसका आंसर लिख लेना कि इस टाइप के पैरासाइट को हम इंटरमिटेंट पैरासाइट कहते हैं। ओके, देन कमेंसलिज्म इंट्रैक्शन हमने ऑलरेडी कर ली है। अगर किसी स्टूडेंट ने मिस कर दिया है तो प्लीज सी द प्रीवियस recording, you will be able to see that. Then we have last part of the chapter, that is called mutualism. Mutualism में what we are doing is, इसमें जो इंटरेक्शन है टू ऑर्गेनिजम्स हैं, बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग ईच अदर, तो साइंस हो जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। तो म्यूचुअलिज्म का ही दूसरा नाम होता है सिम्बायोसिस। इसके 3 एग्जाम्पल तो आप ऑलरेडी क्लास 11 में स्टडी कर चुके हो। जैसे आप लाइकन्स ऑलरेडी क्लास 11 में स्टडी कर चुके हो, दिस इज अ लाइकन एंड लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है वहीं पे लाइकन्स ग्रो करते हैं। आपको दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली कभी लाइकन्स नहीं दिखेंगे ग्रो करते हुए, क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप किसी हिली एरिया पे जा रहे हो, उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है, वहाँ पे आपको ईजिली प्लांट्स के ऊपर ऐसे लाइकन्स जो हैं वो ग्रो करते हुए नज़र आ जाएंगे। और लाइकन्स के अंदर 2 पार्टनर्स होते हैं, वी हैव एल्गे, वी हैव फंजाई। तो एल्गे फंजाई इसके 2 पार्टनर्स हैं एंड वी नो फंजाई के थ्रेड लाइक फिलामेंट्स हैं और उन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स के अंदर एल्गे प्रेजेंट होता है। तो फंगल फिलामेंट्स क्या कर रहे हैं, एल्गे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो एल्गे है, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा एंड इट इज़ प्रिपेयरिंग फूड नॉट ओनली फॉर इट्स सेल्फ बट ऑल्सो फॉर इट्स फ्रेंड फंजाई। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप लाइकन्स में से एल्गे फंजाई अलग अलग कर दोगे तो both of them will not be able to survive, both of them will die. So this type of interaction where both the partners are helping each other, they are dependent upon each other, this is called mutualism or symbiosis। और इसके हम symbols क्या use कर रहे हैं, प्लस प्लस। उसके बाद वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजे। ये भी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, चैप्टर 3 में। माइको वर्ड मीन्स फंजाई, माइकोलॉजी पता ही है, स्टडी ऑफ फंजाई होता है। माइको वर्ड फंजाई को रेफर करता है। राइजे वर्ड रेफर्स टू रूट्स। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी रूट्स के साथ फंगस ग्रो कर रहा है, दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन विल बी नोन एज माइकोराइजे। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं, पाइनस है स्पेशली, उसकी रूट्स के साथ तो फंजाई ग्रो करता है। तो ये आपका एक नॉर्मल प्लांट है, यू कैन सी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जा रही हैं, सॉइल में पेनिट्रेट हो रही हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट्स के साथ फंजाई ग्रो कर रहा है। तो यू कैन सी फंजाई के फिलामेंट्स जो हैं वो सॉइल में कितना नीचे तक डीपली पेनिट्रेट हो गए हैं, बिकॉज फंगल थ्रेड्स आर वेरी माइन्यूट इन साइज, लार्ज इन नंबर, तो दे कैन पेनिट्रेट, they can occupy large surface area, so they are helping the plant, they are increasing the surface area for the absorption of water and minerals। तो फंजाई प्लांट को कैसे हेल्प कर रहा है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और जो प्लांट है, बिकॉज फंजाई फूड खुद नहीं बना सकता, उसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो प्लांट उसको फूड प्रिपेयर करके दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सो अगेन दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। देन वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, ये भी आपने क्लास 11 में स्टडी किया है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोलॉइड रूट्स। ओके, अब ये जो कोरोलॉइड रूट्स हैं, अगर आप रिकॉल कर रहे हो, साइकस जो प्लांट होता है जो कि जिम्नोस्पर्म है, उसकी रूट्स के अंदर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे रहते हैं। ओके, अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे रूट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये कैसे प्लांट को हेल्प कर रहे हैं, ये जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सिंपल फॉर्म में नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, सॉइल को फर्टाइल कर रहे हैं, तो प्लांट विल बी गेटिंग लॉट ऑफ नाइट्रोजन। और प्लांट अपने जो ये ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कैसे हेल्प कर रहा है, बाय प्रोवाइडिंग फूड। सो बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग ईच अदर, सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन is again an example of symbiosis. Then we have one more example of mutualism or symbiosis. इसमें what we have to do discuss, this is the example of fig and wasp. अभी सीजन भी चल रहा है, अगर आप कभी गार्डन वगैरह में घूमने जाओगे, ट्राई टू ऑब्जर्व अ फिग प्लांट। अभी इस टाइम पे सीड्स भी लगे हुए आपको मिल जाएंगे। फिग एक ड्राई फ्रूट होता है जिसको हम हिंदी में अंजीर बोलते हैं। ओके, अब इस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, इस प्लांट के फ्लावर्स का शेप और साइज़ कुछ इस टाइप से है कि इसको कोई और इंसेक्ट पॉलिनेट नहीं कर सकता। सिर्फ ये जो येलो वैस्प है, ओनली दिस वैस्प इज एबल टू पॉलिनेट द फ्लावर्स ऑफ द फिग प्लांट। 1:1 रिलेशनशिप है, इस इंसेक्ट के अलावा कोई और इंसेक्ट इस प्लांट के फ्लावर्स को पॉलिनेट नहीं कर सकता। सो व्हेन द फीमेल वैस्प is going from one flower to the other,
इट इज़ हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो उसको बेनिफिट हो रहा है. लेकिन जो वास्प है, प्लांट को बेनिफिट हो रहा है व्हेन द वास्प इज गोइंग फ्रॉम वन प्लांट टू अदर, दैट द पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस. लेकिन जो वास्प है उसको कैसे बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज व्हेन इट इज़ विजिटिंग सम ऑफ द फ्लावर्स, वहीं पे वो अपने एग्स ले कर देती है. सो दीज फ्लावर्स आर प्रोवाइडिंग इट अ सेफ प्लेस फॉर लेइंग द एग्स. तो जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे, वहाँ पे एक टर्म मेंशन्ड है, ओवी पोजिशन. ओके, ओवी पोजिशन मीन्स कि जो फ्लावर्स हैं वो उसको सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर लेइंग द एग्स. और जब ये फ्लावर पॉलिनेशन के बाद फ्रूट में चेंज होगा, इन द मीन टाइम जो उसके एग्स थे वो पूरा हैच होके लार्वल स्टेज में आ जाएंगे. और जो भी इसके फीमेल वास्प के लार्वल स्टेजेस हैं, वो इस फ्रूट को यूटिलाइज करेंगे फॉर गेटिंग नरिशमेंट. तो बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग ईच अदर. फिग जो है वो हेल्प कर रहा है वास्प को बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस फॉर लेइंग द एग्स. वास्प प्लांट को कैसे हेल्प कर रहा है, बाय डूइंग पॉलिनेशन. देन वी हैव सर्टेन चीटिंग केसेस ऑल्सो, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स का बेनिफिट नहीं हो रहा, ओनली वन पार्टनर इज गेटिंग बेनिफिटेड. इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ एन ऑर्किड प्लांट ओफायरस. अब ये जो ऑर्किड प्लांट है ये उसका फ्लावर है. दिस इज नॉट अ फीमेल वास्प, देखने से बिल्कुल वैसा लग रहा है. तो यहाँ पे फ्लावर की जो शेप है, स्पेशली एक पेटल की जो शेप है, वो फीमेल वास्प को मैच करती है. ओके, तो जो मेल वास्प है, थिंकिंग दैट इट इज़ अ फीमेल फ्लावर, इन द सर्च ऑफ द फीमेल पार्टनर, इट विल बी गोइंग फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर, एंड इन दैट प्रोसेस इट विल बी हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन. तो यहाँ पे मेल वास्प के साथ तो चीटिंग हो रही है. इट वॉज थिंकिंग दैट इट इज़ अ फीमेल वास्प एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग फ्रॉम वन प्लांट टू अदर, बट प्लांट को बेनिफिट हो रहा है दैट इट इज़ गेटिंग पॉलिनेटेड. तो ये आपका क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं है सिम्बायोसिस का. This is an example of cheating case where the flower shape resembles the female partner. So with this we have finished the chapter. तो जिन बच्चों ने आज की क्लास या प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड की थी, they can visit this so that they will be able to understand the concept.